ठीक है, इसको DD6 डेल्टा डेल्टा 6 ओ क्लॉक मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कनेक्शन जो आपने देखे हैं, क्योंकि उसके इन्वर्स हमने किए हैं, एग्जैक्टली वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप अगर अभी अपनी पॉइंट्स ड्रा करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक, तो आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर जो चीज़ें की गई हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या कन्फ्यूजन है और कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको हमने कर रहा था किया था। ठीक, तो अभी जिसको भी जो कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर क्वेश्चन करे, नहीं तो फिर ये लेक्चर जो है मतलब इस टॉपिक को यहाँ तक मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्क्राइब कर दिया है और इस कोर्स के स्कोप के हिसाब से यकीनन आपको समझ में आ गया होगा इसको। अच्छा, इसके अलावा फिर दूसरे कनेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं ज़िगज़ैग। ठीक है, अब ज़िगज़ैग कनेक्शंस कौन से हैं? तो ये सारी चीज़ें जो मेरे ख्याल में हमने सारी डिस्कस कर ली हैं अच्छे खासे डिटेल वे में, और ये लीड और लैग को प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझा दिया था, प्रीवियस उसमें पार्ट में। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर की जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, चलो यहाँ तक तो हो गई कि कनेक्शंस किस तरह होते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है इसके टेस्टर्स। अगेन इसको भी डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो अभी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग का पार्ट है। अच्छा, टेस्टिंग जो है डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग है, मगर उनको जो IEEE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको 3 कैटेगरीज में तोड़ा गया है। कौन कौन सी? एक होती है रूटीन टेस्ट, मतलब वो आपकी एनी हाउ जो नॉर्मल टेस्टिंग होती है ट्रांसफार्मर की। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो आप फील्ड में जाते हैं तो ये टेस्ट करते हैं। अच्छा, मैं इनको ना वीडियोस भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि लोग जो फील्ड में जाके ये टेस्ट कर रहे हैं और वो किस तरह उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये एक्चुअली फील्ड का काम है, मतलब ये ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना और पता होना लाजमी है इन चीज़ों का। दूसरी होती है टाइप टेस्ट या डिज़ाइन टेस्ट। ठीक है, तीसरी होती है स्पेशल या अदर टाइप, कोई स्पेशल ट्रांसफार्मर है तो उस हिसाब से जो टेस्ट ली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है कि अच्छा, अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेस्ट व्हाइल देयर इज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस द टेस्ट फॉलोइंग यू सीक्वेंस यूजुअली फॉलोड। अच्छा, टेस्ट है ना, रूटीन टेस्ट जो तो ये क्लासिफिकेशन, मगर रूटीन टेस्ट ज़्यादा खुद बहुत सारी टेस्ट हैं। अब कौन कौन सी हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, तो हमारे पास जो टेस्ट्स हैं ट्रांसफार्मर की जो मैन्युफैक्चर की तरफ एक होते हैं। अच्छा, वो जो 3 टाइप्स की मैंने बताई। अच्छा, ये जो टेस्ट्स थी यहाँ पर एक तो हो गई मैन्युफैक्चरर साइड। अच्छा, यहाँ पर जो जो दूसरी क्लासिफिकेशन, एक ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ओवरऑल अगर इनको देखें तो 5-6 कैटेगरीज बनती हैं। अगर इसको इस तरह डिवाइड करेंगे, मिसाल दो सारी टेस्ट्स हैं, उस टेस्ट्स में एक जो जब ट्रांसफार्मर बनता है वो मैन्युफैक्चरर करता है और जिसे वो निकाल के अपने
वो एफिशिएंसी वगैरह सारी चीज़ें हमें बताता है। दूसरी जो यूज़र खरीदता है और वो साइट पर बिफोर इंस्टॉलिंग, जिसको कमीशनिंग टेस्ट कहते हैं, वहाँ पर होता है। अच्छा, अब उसको कैटेगरी में ये रूटीन टेस्ट हो गई, जो नॉर्मली टाइप टेस्ट और स्पेशल टेस्ट हो गई। अच्छा, उसके अलावा जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर टेस्ट में जो साइट पे होती हैं, एक तो प्री कमीशनिंग टेस्ट मतलब बिल्कुल इंस्टॉल करने से पहले जो लगाते हैं। दूसरी कंडीशनिंग या मॉनिटरिंग टेस्टिंग, मतलब जब एक ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफार्मर लग जाता है आपके पास वर्किंग में है, उसके दौरान जो कुछ टेस्ट करनी होती हैं, जिस तरह ऑयल की रेजिस्टिविटी वगैरह की, ऑयल की वो है डाइलेक्ट्रिक उतनी है, ये तो इतनी सारी। दूसरी इमरजेंसी टेस्ट, कभी कभी जो चीज़ें एज पर द रिक्वायरमेंट है, एज पर द स्टैंडर्ड्स वो फॉलो काम नहीं कर रहा, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थी उसके बरक्स काम कर रहा है, तो यहाँ उसमें कोई इशू आ गया तो उसकी इमरजेंसी टेस्ट कोई ना कोई लेनी पड़ती है, करनी पड़ती है। अच्छा, रूटीन टेस्ट में कौन सी होती हैं? A routine testing of transformer is mainly for confirming operational performance of individual unit in a production. Now, routine tests are carried out on every unit manufacturer. अच्छा, routine tests जो होती हैं, एक तो हर मैन्युफैक्चरिंग में ये जाती है, जिस तरह ये मैंने बताया ना, ये रूटीन टेस्ट ऐसे ही है, जिस तरह आप कोई चीज़ बनाते हैं, पहले हमेशा उसको टेस्ट करते हैं, हाँ एवरीथिंग ओके एज पर एक्सपेक्टेड, जिस तरह बनानी थी वो बन रही, चल रही, तो उस तरह की चीज़ें उसमें कौन कौन से, और ये हर चीज़ हर यूनिट पे होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ये पहले टेस्ट है, इसकी भी डिटेल्स में आते हैं। अच्छा, फिर हर टेस्ट के अपने इक्विपमेंट होते हैं, और उसके फिर मेजरमेंट उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो चीज़ें होती हैं। वाइंडिंग, जो उसमें वाइंडिंग हमारे पास लगी होती है, उसकी रेजिस्टेंस टेस्ट, क्योंकि ये भी पता हो ना, आप वाइंड की वैसे ही अगर रेजिस्टेंस मिसाल लो ज़्यादा होगी, तो करंट का अगर फ्लो कंटिन्यूस हो वहाँ से तो होता रहता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे तो लोड होता ही, कम या ज़्यादा होता ही होता है। तो वाइंडिंग टेस्ट हो गई, ये भी ज़रूरी है। अगर उसकी रेजिस्टेंस वगैरह जो रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड लेवल से कम ज़्यादा हो गई, तो वो ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे, और वो हीटर ज़्यादा होगा और ज़्यादा चांस देंगे ट्रिप हो जाए जल्दी। ठीक है। अच्छा, टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो टेस्ट, मतलब क्योंकि वोल्टेज का जो डायरेक्ट कनेक्शन है टर्न रेशियो के साथ, तो इस तरह वोल्टेज या टर्न रेशियो के नाम से टेस्ट होती है कि वो कौन कितना मतलब इनपुट दिया तो कितना वोल्टेज आउटपुट आ रहा है, और वो डिपेंड करता है टर्न पे, तो उस वजह से इसको टर्न या टर्न टेस्ट भी कहा जाता है, यहाँ आपके पास वोल्टेज टेस्ट। अच्छा, जिस तरह पोलरिटी और वेक्टर ग्रुप, वेक्टर ग्रुप को हमने अभी देखो डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि वेक्टर ग्रुप है क्या, स्टार डेल्टा, फिर दोनों साइड के अलग स्टार के कनेक्शन, डेल्टा के कनेक्शन। ठीक है, इसमें अभी भी कुछ कनेक्शन हैं जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में फिर एक वो पोलैरिटी टेस्ट होती है, जो वेक्टर ग्रुप जैसे पता चलता है, क्योंकि मेन जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि ये जो पोलैरिटी है ना, इसी के चक्कर की वजह से तो आपके पास ये वेक्टर ग्रुप बनता है। अदरवाइज तो अगर मिसाल सिंपल हो, पोलैरिटी का चक्कर ना हो, तो फिर ये इतने सारा वो वेक्टर ग्रुप के सीन मसला ही ना हो। एक्चुअल में पोलैरिटी इज एसोसिएटेड विद आपके जो फेजर्स है, मतलब पोलैरिटी क्या होती है 180 डिग्री फेज, और हम डिफरेंट कनेक्शंस करते हैं, तो फिर उसमें डिफरेंट फेजेस के आ जाते हैं, किसी के 30, किसी का 60, किसी का 90। तो उस वजह से आपके पास ना ये पोलैरिटी टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का कि क्या है। अच्छा, ये वैसे तो ये चीज़ें वैसे भी आपके पास जब ट्रांसफार्मर खरीदते हैं तो उसमें ये चीज़ें बताई हुई होती हैं, मगर ये जो टेस्ट बता रहा है, ये बता रहा है एट दी मैन्युफैक्चरिंग साइड, मगर बहुत सारे इसमें जो टेस्ट हैं वो सेम टेस्ट प्री कमीशनिंग साइड भी होती हैं, जो एट दी साइड मतलब जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा होता है उस पे भी होती हैं, तो उस वजह से इनको समझना भी लाजमी है। नो लोड लॉसेज एंड करंट टेस्ट, ठीक है, जब नो लोड पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, उसके करंट टेस्ट वो कितनी है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एंड लोड लॉस टेस्ट, continuity test, magnetizing current test, magnetic balance test, high voltage test, dielectric test, separate source AC voltage, so induce over voltage test, lightning impulse tests or tests on load temperature, that's where appropriate.
मतलब अगर ऑन-लोड टेप चेंजर जो होते हैं उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। ये सारी टेस्ट जो होती हैं आपकी होती हैं रूटीन टेस्ट्स हैं ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चर साइड। इसी तरीके से फिर आपके पास जो टाइप टेस्ट्स होते हैं, these tests are made on transformer which is representative of the other transformer to demonstrate that they comply with this specified requirement not covered by the routine tests, temperature rise test या dielectric type tests। अच्छा, ये टाइप टेस्ट जो होती हैं जो एज पर दी स्टैंडर्ड से होती हैं, जिसमें जो चीज़ें कवर नहीं होती रूटीन टेस्ट में उसमें कवर हो जाती हैं। तो इस स्टैंडर्ड के तहत ये है वो है आपके पास टेम्परेचराइज टेस्ट और डायलेक्ट्रिक टाइप टेस्ट। अच्छा, स्पेशल टेस्ट्स कौन से होते हैं? स्पेशल टेस्ट अदर देन रूटीन और टाइप टेस्ट एग्रीड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड परचेजर। अच्छा, कभी-कभी जो आप मैन्युफैक्चरर जो होता है जो यूज़र होता है उसको किसी खास मकसद के लिए किसी या उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। मिसाल और अगर एक कंपनी अपने के लिए किसी ऐसी जगह के लिए ट्रांसफार्मर ले रही है कि जहाँ पे उसके कोई स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसा वेदर कंडीशन है या वो मतलब जैसा कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अब उस हिसाब से उसने स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कराया, तो उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट भी होती हैं ताकि पता चल सके कि उन कंडीशन में या जो उनकी स्पेशल थी उसमें वो ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम करेगा। ठीक है? तो ये जो ट्रांसफार्मर है डाइलेक्ट्रिक स्पेशल टेस्टर्स इसमें आते हैं ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑन थ्री फेज ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, हार्मोनिक ऑन नो लोड, power taken by fan in oil pumps motors, determination of sound levels, determination of capacitance between the windings and earth and between windings, ठीक है? Determination of transient voltage transfer between windings and tested into the room to feed the refill to confirm no damage during the shipment, for example frequency response analysis। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है ना आपके पास टेस्ट हो गई हैं, स्पेशल टाइप की टेस्ट हैं, हर चीज़ के अपने अपने डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब जैसे प्री कमीशनिंग जैसे ये अच्छा इसका फ़ायदा क्या है? या वो एक ज़हन में सवाल आ सकता है कि भाई जब हम टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो मेन आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइड और वहाँ भी हर चीज़ ओके वो चीज़ उसने लिख के दी है, फिर यहाँ पर टेस्ट करने का फ़ायदा क्या है? अच्छा, उसमें एक तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपके पास जब ट्रांसफ़ॉर्मर आता है, शिपमेंट के थ्रू आता है कि मैन्युफैक्चरर से आपके पास यहाँ तक पहुँचा है, जो कमीशनिंग साइड तक। तो अब इसमें ट्रैवलिंग पे तो मेन चीज़ ये होती है कि कहीं पे ऐसा ना हो कि ट्रांसफ़ॉर्मर आया हो, किसी भी हवाले से कोई डैमेज वगैरह कोई इश्यू आ गया हो कहीं पे, कॉइल्स वगैरह पे यूजुअली होता नहीं है मगर कुछ भी पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो जो उसकी एक्चुअल टेस्ट जो वहाँ पर थी, वो ऐसे उस पे इस तरीके से परफ़ॉर्म ना कर रहा हो। फॉर सपोज़ कि कहीं से आ रहा हो पानी या कोई इश्यू आ गया हो या एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इस वज़ह से ये कुछ टेस्ट हैं ना प्री कमीशनिंग साइड भी की जाती हैं, जो कि काफ़ी रिपीटिंग हैं। अच्छा, द टेस्ट परफॉर्म बिफोर द कमीशनिंग द ट्रांसफॉर्म इट्स साइड इज़ कॉल्ड प्री कमीशनिंग टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट जो की जाती है जैसा मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग साइड से जब निकल के आता है तो फिर जहाँ पर पहुँचता है, उधर की जाती है और उसको फिर कंपेयर किया जाता है जो मैन्युफैक्चरर की साइड भी वही सेम टेस्ट हुई थी। इससे आपको जो आइडिया हो जाता है कि ठीक है जो ट्रांसफार्मर है, वो उसी कंडीशन में है मतलब कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ या नेचुरल डिटोरेशन नहीं हुई उसमें किसी भी वजह से कभी-कभी होता है ना कि ऑयल वगैरह जो डाला था उस टाइम तो सही शो कर रहा था मगर बाद में कोई और चीज़ केमिकल या कोई निकालते वक़्त या कोई भी पॉसिबल एरर हो सकता है हो गया या आपके पास जो कंडक्टिंग है वो क्वालिटी का नहीं था, तो उसकी जो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ऐसे होता कम ही है मतलब मगर एक प्रोसीजर हमेशा आप इंडस्ट्री में होते हैं ना, एक प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। अगर फॉर सपोज़ ये टेस्ट उस टाइम करने में इतना इश्यू नहीं होगा, जब आप ट्रांसफ़ॉर्मर लगा रहे हैं, मगर जब लग जाए उसके बाद वो मसला पता चले, तो वो एफ़र्ट, खर्चा, मेहनत सब वो बहुत ज़्यादा होगा और नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा।
तो इससे अच्छा है कि चीज़ें हमेशा एज पर दी चेकलिस्ट को फॉलो करते जाए करें। अच्छा, उसमें वही रेजिस्टेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, वाइंडिंग टेस्ट, ट्रांसफार्मर, पोलैरिटी टेस्ट, मैग्नेटाइजिंग करंट, वेक्टर ग्रुप जिसको हम कह रहे थे अभी, मैग्नेटिक बैलेंस, बुशिंग एंड वाइंडिंग एंड डेल्टा टेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिले टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर आयल टेस्टिंग, एपोर्ट टेस्ट, ठीक है। अब आते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टिंग जो टेस्ट है वो का पर्पस क्या है और क्या क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या है। अच्छा, मैं जो है इस तरह इतना ज़्यादा डिटेल में अब इसके नहीं कर रहा हूँ, मगर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इनकी वीडियोस दिखाता हूँ ताकि जो आपको एक विजुअल अंदाज़ा हो जाए ये किस तरह होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो की तरफ लेके जाऊंगा और एक थोड़ा सा इसको रिव्यू करूँ कि टेस्ट पर्पस अगेन क्या है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज एसेंशियल टू ensure the healthiness of overall installation of an electrical पावर ट्रांसफार्मर। मतलब ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर की टेस्ट वही तकरीबन मोर और लेस सेम होती हैं, कुछ स्पेशल भी होती हैं जैसे अभी जिक्र हुआ था। तो उसमें इंस्ट्रूमेशन कौन से हैं, फॉर एल टी साइड 500 और 1000 मेगा, और फॉर एम बी एच वी साइड यूज 2500 और 5000 मेगा। Test procedure is first disconnect all the line and neutral terminals of transformer leads to be connected to LV and HV bushings start to measure the insulation resistance value in between LV and HV windings mega leads to be connected to LV। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर जो है ना मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ वीडियो में। ओके, एक मिनट से। ओके, तो ये जो है हमारे पास एक इंसुलेशन टेस्ट है 3 फेज ट्रांसफार्मर की, जिसमें हमें ठीक है, अभी देखें। ठीक है, अब ये देखो इनके पास एक हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टर है, ये नोट करेंगे ना, किसी कंपनी का बनाया हुआ है। तो फील्ड में भी ऐसे कुछ जो आपके पास होंगे इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ये इसकी रीडिंग्स हैं, जो क्योंकि इंसुलेशन है, इंसुलेशन हमेशा हाई होनी चाहिए, तो ये रीडिंग्स जो है आपकी वो गीगा ओम्स मतलब मेगा और गीगा बहुत हाई लेवल की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इसकी रीडिंग्स उस हिसाब से ये इसका लॉक बटन है, और ये बैटरी ओरिएंटेड है, बैटरी चेक करते हैं, और ये इसका चेक किस पे करना है, 5000 पे ऑफ रखना है, 5000 में सॉरी 10000 पे किस लेवल पे हाई वो साइड पे टेस्ट कर रहे हैं, लो साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इसमें दोनों चीज़ें, अब हर कंपनी के इक्विपमेंट अलग अलग होते हैं और स्पेशल भी होते हैं, तो वो मोर और लेस तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स में स्पेशलिस्ट भी होती है, मगर एक बात ध्यान में रखें, जो जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले हमेशा वो क्या कहते हैं कि अपनी बैटरी चेक करनी चाहिए, ये उसी के हवाले से बता रहा है कि ठीक है। ठीक है, अभी जो जो चेक किया है इसने, अभी नॉब रखी है उन्होंने बैटरी चेक पे, ये जो यहाँ पे आप पे, ये आप पे, ये बैटरी चेक, ये 5000, ये 10000, ठीक। जस्ट लाइक जैसा हमने वो यूज़ करते हैं ना मल्टीमीटर, तो उसी तरीके का है। और यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है, अगर यहाँ पे नीडल इस दरमियान आ गई तो इसका मतलब है बैटरी इज इन गुड हेल्थ,
तो यहाँ पे बैटरी चेक पे रखे इसको नॉब को ऑन किया तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि बैटरी हमें ओके है। ठीक है, तो बैटरी इज इन गुड कंडीशन और ये अर्थिंग और ये आपके पास लाइन प्रोब जैसा मल्टीमीटर में हम लगाते हैं क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे तो सारी बातें आपके पास सेफ्टी पर्पज के हवाले से इसमें बहुत ही इंसुलेटेड होती हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास ये टेस्ट में ये चीज़ें टर्मिनल्स लगा दें और ये आपके पास एक न्यू ट्रांसफार्मर बिल्कुल सामने लेके आए, किसी कंपनी का है 3 फेज ट्रांसफार्मर। बिल्कुल ये आपके पास 3 फेज वायरिंग का ट्रांसफार्मर है और ये हाई साइड वोल्टेज साइड की बुशिंग्स हैं, ये आइडिया हो रहा है उनसे इंसुलेशन से पता चल रहा है। और जो ये चीज़ थी ना जिसको मैं जिक्र कर रहा था कि आपके पास ना, अब आई होप कि बहुत सारी चीज़ों से आप कौन सा है 3 फेज का। अब ये चीज़ें हम पढ़ कर आए, ये कौन सा है भाई आपके पास वेक्टर ग्रुप कौन सा है YN 0, ठीक है। प्राइमरी आपके पास जो है वाई है तो उसमें सारी पता न्यूट्रल भी है, सेकेंडरी भी वाई है वो उसमें भी न्यूट्रल है और जीरो मतलब दोनों की सेम सेम है, ठीक है। क्योंकि वाई में जब होता है तो न्यूट्रल भी होता है, तो YN इसलिए और YN और जीरो जीरो क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है ये इसके 4 टर्मिनल आपके प्राइमरी में होंगे, 4 सेकेंडरी और दोनों वाई वाई में कनेक्टेड है और दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। ऑयल कूलिंग मेथड कौन सा है, ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल मतलब OAN का। हाई वोल्टेज 2000 और जो लो वोल्टेज है 400 वोल्ट इम्पीडेंस। अच्छा अब ये अब ये ऐसा ऐसा चीज़ें आएंगे, अब ये टेस्ट वगैरह हैं। इंसुलेशन ऑयल मिनरल जो ऑयल टाइप होता है वो जिस तरह उसको मिनरल टाइप का है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रेटेड पावर जो 160 kVA का है। हाई वोल्टेज करंट और लो वोल्टेज करंट। देखो लो वोल्टेज में वोल्टेज कम है क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और जो सेकेंडरी साइड जो पावर है दोनों का सेम होता है, तो इस वजह से आपके पास जो यहाँ पे अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट बहुत बढ़ जाता है, तो इसमें भी ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है। एम्बियंट टेम्परेचर, अच्छा ऑयल टेम्परेचर राइज 50 डिग्री से, अच्छा ये चीज़ें जो हैं ऑयल वॉल्यूम 203 लीटर का है, टोटल वेट 775 kg, मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं ये देखें किस तरह कनेक्टेड है। वाई इसकी ये साइड यूँ है और ये सेम तरीके से यहाँ पर है, दोनों साइड सेम तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर टेपिंग्स के हवाले से भी है कि कहाँ कहाँ पे कितनी है, क्योंकि टेपिंग प्राइमरी साइड पे है तो वो पूरा बताया हुआ है कि कितना कितना है। ये इंडोनेशिया का किसी कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आप इस शीट को देख के आपको बेसिक पता चल जाएगा। और बाकी कुछ चीज़ें हैं नो लोड लॉस, फुल लोड लॉस और कितना है ये आपको इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये था, हमने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये वही ट्रांसफार्मर की 3 कॉइल्स हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि किस तरह होता है, क्योंकि ये 3 कॉइल हैं, ये एक कॉइल, सेकंड कॉइल, ये थर्ड कॉइल, इन तीनों की एक एक साइड जो है ना कॉमन है और ये कॉमन होके यहाँ पे आ गई और ये इनकी दूसरी साइड यहाँ पे। अब करने के चेक किस तरह करना है कि आप जो जो न्यूट्रल जो होता है, ठीक है, जो इस 3 फेज के आपके साथ जो बॉडी पे भी हम इसको करते हैं अर्थिंग करते हैं जिसको, वो अर्थिंग के चैप्टर्स में डिटेल में होगा, मगर इसलिए कि अभी ये समझेंगे सेफ्टी पर्पज के लिए इनके अगर कोई शॉर्ट करंट वगैरह है कुछ हो ताकि इसमें
बॉडी पे ना इम्पैक्ट ना हो और वो करंट ग्राउंड हो जाए, तो वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ग्राउंड को कनेक्ट उसके साथ करेंगे। अच्छा, ये ग्राउंड करना दोनों का कॉमन होना लाजमी है। ये चीज़ ना आपने लेस में चीज़ की होगा, ग्राउंड नहीं होते तो फिर उसमें समा रीडिंग में इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, तो उस चीज़ को कोशिश करें और ग्राउंड हमेशा उसी के साथ इम्पैक्ट करें। आवाज घटायो। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी किसी एक टर्मिनल पे लगाएंगे तो इससे पता चल जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक में भी मसला होगा तो हमें ओवरऑल वाइंडिंग में वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद फिर जो आपके पास ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स किस सेवंस में हैं कि आपके जो कौन सा ये मेगा साइज मतलब जो इक्विपमेंट है। ठीक है, अब इक्विपमेंट जो है आपके पास, अच्छा ये मैक्सिमम इक्विपमेंट ऑफ वोल्टेज मेगा साइज और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पे इसके पास मेगा साइज उसने रखी थी वो 5000 और 10,000 था, तो उस हिसाब से वो चीज़ें जो है ना उसकी रेंज में जो वैल्यूज हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी रेंज में होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि जो जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेटिंग इक्विपमेंट जो है ना वो तकरीबन 10,000 जो उसकी रेंज में आता है, तो उसकी रेंज में होनी चाहिए चीज़। ठीक है, अच्छा जो एलवी साइड की जो है उसके भी कनेक्शन दूसरे तरीके से होंगे, मगर जो आपके क्योंकि वोल्टेज जो मैक्सिमम रेटिंग जो आपके ट्रांसफार्मर के वो 250 वोल्टेज के आसपास है। जो आपके इक्विपमेंट जो है जो मेगा साइज मतलब इक्विपमेंट के जो जिस पे आप नीडल रखेंगे वो 500 के वोल्ट के हिसाब से उस पे मेयर करेगा, तो उसकी जो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 25 मेगा या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये हो गया आपके पास इसका ओवरऑल थोड़ी स्टैटिक्स ये किसकी कितनी होनी चाहिए। अच्छा अभी मैं आपको ये लेके चलते हैं इक्विपमेंट कनेक्ट करने में। अच्छा इसमें सारी चीज़ें पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये देखो जो ग्रीन नीडल है जो वहाँ पे ग्राउंड के वो ट्रांसफार्मर के जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये प्रेशर वाल्व है, ये इंसुलेटर्स हैं, ये पुशिंग्स इंसुलेशन मतलब ये बॉडी है इंटरनल ट्रांसफार्मर में ऑयल वगैरह, क्योंकि वाई है, वाई में तो हमेशा 4 टर्मिनल्स होते हैं तो इसमें भी 4 हैं। तो ये चीज़ें पहले भी मैं एक वीडियो में अच्छे खासे तरीके से आप लोगों को बताई हैं कि लर्न करने के लिए। अब एज ए इंजीनियर के तौर पे आप जाएंगे तो आपको क्या करना। ठीक है, अभी अर्थ में इसमें कनेक्ट किया। ठीक है, 5000 के उसमें आराम से वो रखना है। और ये तकरीबन उसको मैं लगा के रखना है 1 डेढ़ मिनट 1 मिनट तक या 15 से 20 30 सेकंड के लिए, ताकि वो अपने लिंडर एक्चुअल वैल्यू पे आ जाए।
जो तकरीबन 50 जो मेगा गीगाहर्ट्ज पे आ रहा था ना, ठीक है, वो जो 50 गीगाहर्ट्ज पे आ रहा है, जो कि एक स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी साइडिंग में पे आएंगे। अच्छा, एक तो उसमें क्या उसने टेस्ट किया कि हर फेज का प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी किया, और फिर इन दोनों कॉइल्स के आपस में भी इन दोनों का वो निकाला है। अच्छा, ठीक है, फिर अभी ये जो है आपके पास एक पुराना ट्रांसफार्मर है, जो इसको तो हम नहीं देखते। मैंने आई होप कि चीज़ों को काफ़ी क्लियर कर दी होंगी चीज़ें, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है सारा मामला। तो ये तो सिर्फ थी एक इंसुलेशन टेस्ट थी हमारे। ठीक है, अब मैं आपको इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों को भी, ये हो गई हमारी एक टेस्ट। तो कैसे टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरी टेस्ट भी दिखाता हूँ, फॉरवर्ड करें।